बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है रिसर्च मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी के साइकोलॉजी में हम तहकीक किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाती है रिसर्च की डेफिनेशन। तो रिसर्च इज़ डिफाइंड एज द सिस्टमैटिक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, कोग्निशन एंड इमोशन। यानी कि हम एक सिस्टम के थ्रू, जिस तरह हम साइंटिफिक साइंस में एक सिस्टमैटिक वे में लेबॉर्ट्रीज़ में एक्सपेरिमेंट करके फिर किसी चीज़ की एक डेफिनेशन इन्वेंट करते हैं, इसी तरह साइकोलॉजी में भी जब हम रिसर्च करते हैं तो हम सिस्टमेटिकली तौर पर इन्वेस्टिगेट करते हैं एक इंसान के रवैये को, उसकी थिंकिंग पैटर्न्स को और उसके इमोशंस को। रिसर्च इज़ ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, प्योर रिसर्च होती है एक, और एक होती है अप्लाइड रिसर्च। प्योर रिसर्च में हम सिंपली फोकस करते हैं वाई पे। इसमें हमारा पहला सवाल होता है क्यों, यानी कि ये ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। हम देखते हैं खास मसले के ऊपर, हम एक प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं, देखते हैं इसके क्या कॉजेज़ हैं, किस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है और इससे क्या इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। यानी कि इसमें हमने इस तरह के क्वेश्चंस को एड्रेस करना है कि हमने एक्सप्लोर करना है डिफरेंट कॉजेज़ को और इफ़ेक्ट्स को कि ये मसला हो रहा है तो क्यों हो रहा है। लेकिन अप्लाइड रिसर्च में हम करते हैं हाउ, कि किस तरह से इन मसलों का हल निकाला जा सके। प्योर में तो हम देखते हैं ना कि वाई ये ऐसा हो क्यों रहा है, इसके क्या कॉजेज़ हैं, इसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं। लेकिन अप्लाइड रिसर्च में हम भी देखते हैं कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्या हैं, ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हमारे साथ मसले मसाइल का शिकार हम हो रहे होते हैं। ठीक है, तो उसने कहा कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो मसले मसाइल हो रहे होते हैं उनको साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करके ऑब्ज़र्व करते हैं कंट्रोल कंडीशंस में। यानी कि कुछ कंडीशंस होती हैं, ये नहीं कि अब कोई इंसान अपनी कोई प्राइवेट और सीक्रेट बात भी कर रहा है तो हम उसको छुप के सुन रहे हैं, नहीं। अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस कि कुछ सिचुएशंस में अगर वो हमारे पास आ रहा है तो हम उससे डाटा ले रहे हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं, फिर फाइंड आउट करते हैं इसकी क्या वजूहात हैं। ठीक है, और इसके क्या असरात आ सकते हैं थ्रू स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का इस्तेमाल करके। ठीक है, एंड और हम सजेस्ट करते हैं कि किस तरह से हम इसके रवैये में तब्दीली ला सकते हैं। इस खास रवैये में जो कोई प्रॉब्लमेटिक है, उसकी ज़िंदगी में मसला क्रिएट कर रहा है, उसमें हम तब्दीली किस तरह से ला सकते हैं। एंड ही एग्जामिन द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ दैट चेंज, और उसके बाद जब हम उसको बताते हैं कि किस तरह से वो अपने उस मसले का हल निकाल सकता है। ठीक है, तो फिर हम उसका बाद में जो उसके अंदर जो तब्दीली आती है उसको देखते हैं, री एग्जामिन करते हैं कि उससे जो हमने उसको उस मसले का हल निकाल के बताया था कि उससे उसको कोई फ़र्क भी पड़ा है या नहीं पड़ा। तो साइकोलॉजी में हम डिफरेंट तरह के रिसर्च मेथड्स का यूज़ करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है ऑब्जर्वेशन, केस हिस्ट्री, एक्सपेरिमेंटेशन, सर्वे, इंटरव्यू, स्टैटिस्टिकल मेथड्स। तो अब हम इन सब को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है केस हिस्ट्री मेथड, जिसको हम क्लिनिकल मेथड भी कहते हैं। केस हिस्ट्री के नाम से पता चल रहा है कि आप उसके बारे में पूरी उसकी जो कहते हैं ना हम दास्तान, जो उसकी पूरी ज़िंदगी की राम कहानी है, वो जिस स्टेज में भी हमारे पास अपने प्रॉब्लम के साथ आया, हमने उसकी प्रीवियस सारी जो है ना ज़िंदगी उसकी छानबीन करनी होती है। तो केस हिस्ट्री मेथड बहुत पॉपुलर मेथड है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जब भी हम साइंटिफिकली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं किसी इंडिविजुअल को। इंडिविजुअल साइकोलॉजी में क्या होता है, एक इंसान, जैसे कि आप, अगर मैं पूरी क्लास में से एक बच्ची को स्टडी कर रही हूँ जिसका नाम अस्का है, तो वो अस्का इंडिविजुअल है मेरे लिए। ठीक है, ठीक। फ्रॉम बर्थ टू डे इन 3 टाइप्स, यानी कि पैदा होने से लेकर अब तक मैंने अगर उसकी स्टडी, उस पर स्टडी करनी है, उसकी केस हिस्ट्री निकालनी है, तो 3 तरीके से मैं कर सकती हूँ। एक है डे बुक और डायरी मेथड, जिसमें हम डिवेलपमेंटल चेंजेस देखते हैं कि उसके वो बचपन से लेकर अब तक के उसकी बॉडी में कौन कौन सी चेंजेस आई हैं, उसके हाथ हाथ पाँव छोटे रह गए हैं, उसका कद छोटा रह गया है, कुछ भी। तो डिवेलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट इसको असेस करते हैं, पेरेंट्स करते हैं, टीचर्स डिफरेंट तरीके से इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं, डे बुक और डायरी मेथड का। ठीक है, वो फॉर एग्जांपल लाइक पेरेंट्स डेली बेसिस पे, यानी कि 1 साल बाद, 2 साल बाद उसकी चेंजेस जो हैं वो डायरी में लिखते हैं कि इस साल इसने ये, इसमें ये तब्दीली आई है, इस साल इसमें ये तब्दीली आई है, इसका कद नहीं बढ़ा, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। पेरेंट्स टीचर्स जोन से हैं, वो डिवेलपमेंटल मेथड में क्या, डे बुक डायरी मेथड में क्या करते हैं कि उसका डेली की डायरी लिखते हैं और डेली के टेस्ट असेसमेंट वगैरह जो होती है उसका रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक है, एमडीज जो हैं वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के देखते हैं कि हर साल इसकी शख्सियत में क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं इस माहौल में रह के इस इंसान की। ठीक है, बायोग्राफिक मेथड है सेकंड मेथड। इसमें हम देखते हैं कि
हमारी पर्सनैलिटी में जो चेंजेस आ रही हैं डेवलप होने के साथ साथ, यानी कि जैसे जैसे हम मुख्तलिफ माहौलों में जाते हैं हमारी शख्सियत जो होती है वो और तरह से उभर कर आती है। तो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें गाइड कर रहे हैं उसके अंदर। और थर्ड है क्लिनिकल मेथड, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं किसी पेशेंट को डायग्नोस करने के लिए कि इसको कौन सा डिसऑर्डर है, कौन सी बीमारी है, और फिर उसका ट्रीटमेंट करने के लिए इंटरवेंशन हम ट्रीटमेंट को कहते हैं। ठीक है, तो क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट भी इसका यूज़ करते हैं। जिस तरह क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एक पेशेंट की हिस्ट्री डायग्नोस करने के लिए उसका ट्रीटमेंट करने के लिए करते हैं, इसी तरह क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो किसी क्रिमिनल की हिस्ट्री और उसके बाद उसको ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। केस हिस्ट्री जो होती है ना उसमें एक सिंगल इंडिविजुअल यानी कि एक इंसान के बारे में हमारे पास एक डिटेल में सारा उसका डाटा होता है। डिटेल्ड अकाउंट का मतलब कि मेरे पास आपकी सारी इन्फॉर्मेशन है डिटेल में। ये मेथड ज़्यादातर साइकोथेरेपी में यूज़ होता है, इसीलिए इसको क्लिनिकल मेथड भी कहा जाता है। सिर्फ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं बल्कि क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट भी केस हिस्ट्री बनाते हैं ताकि वो बता सकें कि ये इसने इस जुर्म किया तो क्यों किया, या इसको कोई डिसऑर्डर था या कोई बीमारी थी जिसकी वजह से या जिस दबाव में या प्रेशर में आकर इसने एक जुर्म किया। ठीक है, तो उसकी प्रॉपर प्रोफाइलिंग होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई पर्सन अगर किसी क्लिनिक में आ रहा है किसी साइकेट्रिस्ट के पास किसके लिए कि उसकी फ़िज़िकल या इमोशनल या सोशल या साइकोलॉजिकली तौर पर अपने माहौल में वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा, तो वो उसका हल लेने के लिए आता है। तो वो 3 तरह के प्रोफेशनल से मिलता है जो पता लगाने की कोशिश करते हैं, दरियाफ़्त करते हैं कि क्या वजह है, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, ये बंदा जो हमारे पास अपना मसला लेके आया है उसका कॉज क्या हो सकता है और उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो सबसे पहले वो एक फ़िज़िशियन के पास जाता है जो सिर्फ उसके फ़िज़िकल सिम्टम्स को असेस करता है और उसका पूरा मेडिकल चेकअप करके देखता है कि ये जो उसकी बीमारी है ये ऑर्गेनिक है भी या नहीं। ठीक है, ऑर्गेनिक प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे अगर आपका बीपी हाई होता है या आपको फीवर है या आपका शुगर लेवल लो है, ठीक है, तो ये होती हैं ऑर्गेनिक प्रॉब्लम्स। और अगर आप किसी स्ट्रेस की वजह से आ रहे हैं उसके पास, आपको फिज़िकली तौर पे कोई बीमारी नहीं है लेकिन आप लोग कहते हैं मेरा दिल तेज़ तेज़ धड़कता है, हर टाइम मेरे सर में दर्द होती रहती है, तो वो आप किसी दबाव का शिकार हुए जिसकी वजह से आपके साथ ऐसे हो रहा है। तो नेक्स्ट वो आपको भेज देते हैं एक साइकोलॉजिस्ट के पास जिसको साइकोमेट्रिशियन भी कह सकते हैं। वो आप पे डिफरेंट किस्म के टेस्ट एडमिनिस्टर करता है। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो डिफरेंट किस्म के टेस्ट एडमिनिस्टर करते हैं जिसमें एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जो आपकी इंटेलिजेंस को चेक करता है, एटीट्यूड आपके रवैयों को नाप के बताता है, माप के। आपकी इंटरेस्ट टेस्ट होते हैं जिसमें वो देखता है कि आपकी किस चीज़ की तरफ दिलचस्पी है, और मल्टी फेजिक पर्सनैलिटी टेस्ट के आपकी शख्सियत में कितनी किस्म की खसूसियात हैं उन सबको वो के लिए टेस्ट बने हैं डिफरेंट। जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए आपके पास होता है OT, DAT। ठीक है, एटीट्यूड्स अगर किसी के रवैयों को देखना है तो आप HTP, TAT, थीमेटिक एप्लीकेशन या हाउस ट्री पर्सन से डिफरेंट किस्म की पिक्चर्स बना के उसका रवैया देखने की कोशिश करते हो। कुछ इंटरेस्ट टेस्ट होते हैं जिसमें आपने डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस बनाए होते हैं और चेक करते हैं कि आपका दिलचस्पी जो सी है वो किन चीज़ों की तरफ ज़्यादा है। और मल्टी फेजिक्स में आपकी शख्सियत की मुख्तलिफ़ किस्म के पहलू आ जाते हैं, उनको असेस किया जाता है। ठीक है, थर्ड वो किसके पास भेज देते हैं आप लोगों को, सोशल वर्कर के पास, जो एग्जामिन करता है या पता लगाता है कि आप जिस माहौल से आ रहे हैं आपके घर में हालात कैसे हैं, आप जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं क्या वो उसकी वजह से तो आपके अंदर स्ट्रेस नहीं आ रहा। वो इंटरव्यू करते हैं पेशेंट के पेरेंट का, ब्रदर्स का, सिस्टर का, वाइफ, जिन जिन लोगों के साथ अपनी वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मिलता है या ज़िंदगी गुजार रहा है उन सब के साथ उसने उन सब का इंटरव्यू करना है। ठीक है, बिज़नेस पार्टनर है या जो भी लोग जिनके साथ वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डील कर रहा है, तो उन सब का इंटरव्यू करता है और फिर उसके मुताबिक मालूमात जो है वो इकट्ठी करता है अकॉर्डिंग टू द इंटरव्यू शेड्यूल। इंटरव्यू शेड्यूल उसने एक शेड्यूल बनाया होता है कि उसने किन किन लोगों का इंटरव्यू लेना है, जिन जिन लोगों से वो पेशेंट मिलता है। क्लिनिकल मेथड में 2 मेन फंक्शंस होते हैं। ठीक है, केस हिस्ट्री में एक तो हमारे पास होता है डे बुक डायरी मेथड, एक होता है बायोग्राफिक मेथड और थर्ड है क्लिनिकल मेथड, जिसमें आप फर्स्ट तो आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो ना। कॉजेशनल का मतलब है कि किसकी वजह से इस पेशेंट में ये मसला आ रहा है। ठीक है, सेकंड आप क्या कोशिश करते हैं इस प्रॉब्लम को ट्रीट करने की या उस बीमारी का हल निकालने के लिए, ताकि आप उस इंडिविजुअल यानी उस इंसान की मदद कर सकोगे एक वो नॉर्मल यानी कि एक हेल्दी, बहुत अच्छी सेहतमंद और वेल एडजस्टेड लाइफ यानी कि एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। एडजस्टेड लाइफ क्या होती है कि आप हर सिचुएशन के साथ इजीली डील करके चल रहे, ये नहीं कि ज़रा सा स्ट्रेस आया और आप लोग डिप्रेशन या किसी ऐसे डिसऑर्डर का शिकार हो गए।
नेक्स्ट आ जाता है डे बुक मेथड। डे बुक मेथड को डेवलपमेंटल मेथड और जेनेटिक मेथड भी कहा जाता है, ठीक है। इस मेथड में जो होता है ना, वो आप डेली जैसे जैसे बच्चा डेवलप हो रहा होता है ना, उसकी डेवलपिंग स्टेट्स की ना आप डायरी बनाते हो कि कब उसने चलना स्टार्ट किया, कब उसने बैठना स्टार्ट किया, कब उसने रेंगना स्टार्ट किया, कब बोलना शुरू किया, कब वो खुद ब खुद पहली बार उसने चलना शुरू किया, ये सारा कुछ, ठीक है। तो डे बुक मेथड में आप डिफरेंट किस्म की उसकी डेवलपमेंटल स्टेजेस को भी रिकॉर्ड करके रख सकते हो। लाइक फिजिकल डेवलपमेंट में आप उसका डेली बेसिस पे रिकॉर्ड देखते हो। फिजिकली डेवलप जब वो बच्चा कर रहा है तो आप उसकी वीकेंड के बाद आप उसकी एक हाइट और वेट को मैयर कर रहे हो, या एक मंथ के बाद मैयर कर रहे हो, और फिर उसको एक कंपेयर विद द गिवन नॉर्म। गिवन नॉर्म का मतलब है कि महीने का जो बच्चा होता है उसका कितना वज़न होता है और कितनी हाइट होती है नॉर्मली। तो अगर आपका बच्चा उस नॉर्म पे पूरा नहीं उतरा है, फॉर एग्जांपल के 1 महीने का जो बच्चा है, हम कह देंगे उसका वेट 10 पाउंड होना चाहिए और उसकी हाइट जो सी है ना वो लाइक उसकी हाइट जो है वो 1/2 फुट होनी चाहिए, इस तरह से होनी चाहिए। तो अगर आपको उसमें कोई भी डिस्क्रिपेंसी नज़र आती है, यानी कि महीने के बाद उस बच्चे का जितना वज़न और कद होना चाहिए अगर वो उतना नहीं बढ़ा, डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है कि अगर आपको कमी बेशी नज़र आती है, आप फ़ौरन उस डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं कि इसको कौन सी प्रॉपर डाइट या मेडिसिन देनी चाहिए कि इसकी हाइट और वेट जो है वो नॉर्मल रहे, ठीक है। इस तरह मेंटल डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो फिर पेरेंट्स और टीचर जो होते हैं वो बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट का रिकॉर्ड रखते हैं, यानी कि डेली बेसिस पे या वीकली या मंथली बेसिस पे उसको रेट करते हैं कि ये बच्चा कैसा चल रहा है, क्लास में सही से परफॉर्मेंस दे भी रहा है या नहीं, और फिर उसके अकॉर्डिंग उसको एजुकेट करते हैं। यानी कि पेरेंट्स और टीचर्स को पता होना चाहिए कि बच्चे की मेंटल कैपेसिटी कैसी है, वो कैसे मेंटली तौर पर डिवेलप कर रहा है। अगर तो उसको कोई मेंटली कोई प्रॉब्लम है, यानी कि वो नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं चल सकता, उसको ज़्यादा स्पेशल अटेंशन की, लव की, केयर की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल जो स्लो लर्नर्स होते हैं, जिनको बहुत देर से सबक याद होता है, मेंटली हैंडीकैप्ड होते हैं, जिनको कोई मेंटल प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से उनको स्पेशल अटेंशन या स्पेशल एजुकेशन में सेंटर्स में पढ़ाया जाता है, ताकि वो भी अच्छी तरह से मेंटली तौर पे डेवलप कर सके। इमोशनल डेवलपमेंट जे.बी. वैटसन क्या कहता था कि हर बच्चा जो है उसमें ये बेसिक इमोशंस तो होते हैं, लव, फियर, एंगर और सैडनेस, यानी कि उसे प्यार के इमोशन, गुस्से के, खौफ के और सैडनेस के, सारे ये चारों बेसिक इमोशंस होते हैं जो हर बच्चे में मौजूद होते हैं। तो पेशेंट डेली बेसिस पे अपनी जो पेरेंट्स हैं वो अपनी डायरी में रिकॉर्ड करते हैं कि कब उसके बच्चे ने पहली दफ़ा प्यार का इजहार किया, गुस्से का या फिर डर का इजहार किया, ठीक है। हर बच्चे का अपना तरीका होता है अपने गुस्से को या अपने जितने भी इमोशंस हैं, एहसास हैं, उनको एक्सप्रेस करने का। कुछ बच्चे बहुत ओवर एक्सप्रेसिव होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा शो ऑफ कराते हैं अपने इमोशंस को, और कुछ बच्चे जो होते हैं वो पेसिमिस्टिक होते हैं, अपने इमोशंस को शो नहीं कराते, लेस एक्सप्रेसिव होते हैं। तो पेरेंट्स और टीचर्स उनको उसके अकॉर्डिंगली गाइड और काउंसलिंग उनकी करते हैं, ठीक है। सोशल डेवलपमेंट में हम पेरेंट्स और जो टीचर होते हैं वो बच्चे का रिकॉर्ड रखते हैं अपनी डायरी में, देखते हैं कि बच्चा जो है वो एक सोशली तौर पर एक नॉर्मल पर्सन है भी, यानी कि अपनी इन्वायरमेंट में, माहौल में हर किस्म के लोगों के साथ वो अच्छे से मिल भी रहा है या नहीं, या वो फिर अलग थलग रहना पसंद कर रहा है, आइसोलेटेड मतलब अकेला रहना पसंद कर रहा है। तो हम उसको सोशली तौर पे किस तरह से डेवलप करवा सकते हैं, उसको कोई चिल्ड्रन क्लब ज्वाइन करवा दें, उसे किसी ग्रुप में या किसी टीम में उसे कहें कि इनके साथ मिलकर खेलो, ताकि वो सोशली तौर पर भी डेवलप कर सके, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना सीखे, ठीक है। इस तरह से बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस भी बिल्ड किया जा सकता है। थर्ड है बायोग्राफिकल मेथड। बायोग्राफिकल मेथड ज़्यादातर हम लाइफ हिस्ट्री किसी इंसान की जब लिख रहे होते हैं तो उसके बारे में, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये भी 2 तरीके का होता है। ऑटोबायोग्राफी, ये जो इंसान अपने बारे में लिख रहा है, अपनी पूरी ज़िंदगी की लाइफ हिस्ट्री लिख रहा है, यानी कि अपनी आप बीती लिख रहा है, अपनी दास्तान लिख रहा है। और बायोग्राफी क्या होती है, कोई दूसरा बंदा लिख रहा है, जैसे कि हम डिफरेंट ऑथर्स के बारे में लिखते हैं। हम लिखते नहीं है कि पहले ये वाले साइकोलॉजिस्ट ने ये काम किया, फिर सेकंड वाले ने ये किया, थर्ड वाले ने ये किया, उसने उसकी रिवीजन की, ये वो, ठीक है। बायोग्राफी यूजली हम फेमस पर्सनैलिटीज़ के बारे में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल किसी एक्टर के बारे में हम लिख रहे हैं, जैसे आप लोग सोशल मीडिया एक्टर्स की एग्जांपल भी ले सकते हैं इसके अंदर, कि आप लोगों ने कोई इमरान खान या मिनाल खान की बायोग्राफी लिखी है कि वो कैसी है, वो कैसी दिखती है, उसकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, वो बचपन में कैसी थी, बड़ी हो के कैसी, सारे उसकी A to Z उसके बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक है। एडवर्ड एल थॉर्नडाइक जो था एक फेमस साइकोलॉजिस्ट था और एजुकेटर भी था, जिसने ना बहुत सारी बायोग्राफीज़ लिखी बहुत सी पर्सनैलिटीज़ के बारे में। यानी कि उसने जब डिफरेंट लोगों की पर्सनैलिटीज़ के बारे में लिखा तो उसने
टोटल उसने 91 फेमस जो 91 जो मशहूर आदमी थे ना उनकी बायोग्राफीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन ली और उसमें उसने 48 पर्सनैलिटी ट्रेट्स पे यानी कि हमारी जो शख्सियत होती है उसमें बहुत सी किस्म की खसूसियात होती हैं, लेकिन उसने 48 खसूसियात हमारी बारे में हमारी शख्सियत के बारे में, हर इंसान की शख्सियत में बहुत सी खसूसियात होती हैं, लेकिन उसने 48 खसूसियात का इस्तेमाल करके उन 91 जो मशहूर आदमी हैं ना उनकी बायोग्राफीज़ लिखी थी, जिसमें उसने उन 91 आदमियों की इंटेलिजेंस जहानत को देखा था, सोशेबिलिटी के वो कितने लोगों के साथ मिलनसार हैं, एग्रीएबलनेस के कितनी जल्दी वो किस बात पे एग्री करते हैं, ब्रेवरी उनकी, बहादुरी उनकी, हिम्मत उनकी, ईमानदारी, प्यार उनका, उनकी सिंपैथी के वो कितना अच्छे से किसी के साथ बिहेव करते हैं, ठीक है, उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग्स एंड सो ऑन। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड की एक डेफिनेशन की एक साइंटिफिक अप्रोच है जिसमें हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स को देखते हैं, ठीक है, कि क्या वजह और क्या उसके असरात आ रहे हैं बाय मैनिपुलेटिंग। सबसे पहले हम आई भी देखते हैं कि उसका कॉज क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि, फिर हम उसका इफेक्ट मैयर करते हैं डीवी पे, यानी कि आउटकम उसके इफेक्ट्स क्या आ रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल अंडर कंट्रोल कंडीशन। कुछ कंडीशंस हम रखते हैं उसके अंडर, हम चेक करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, यानी कि अंदाज़ा लगाते हैं एक आईवी का डीवी पे क्या इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल मेथड। विलियम जेम्स जो था उसने 1875 में पहली साइकोलॉजिकल लेबॉरेटरी बनाई थी, और वुंड जो सा था उसने दोबारा उसने लिप्जिग यूनिवर्सिटी में और जर्मनी में 1879 में एक और साइकोलॉजिकल लेबॉरेटरी बनाई, ठीक है। विलियम जेम्स ने भी एक लेबॉरेटरी ऑन की थी, लेकिन आप कुछ देर बाद वो जो सी है वुड ने री ऑन कर ली, यानी कि उसने ले ली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसलिए उसको फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबॉरेटरी का नाम दिया जाता है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता फिर साइकोलॉजी प्रोग्रेस करती गई और साइकोलॉजिकल लेबॉरेटरीज़ बनती गई, ना सिर्फ जर्मनी में बल्कि अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया में बहुत सी साइकोलॉजिकल लेबॉरेटरीज़ बनाई गई। वुडवर्थ एक्सपेरिमेंट को किस तरह से डिफाइन करता था कि एक सवाल होता है जिसका हम जवाब निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि हम उस मसले का हल निकाल सकें, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट, कुछ जब भी हमने कोई साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाना है तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले कि हमारे पास लेबॉरेटरी होनी चाहिए, एक्सपेरिमेंटर जिसने करना है, सब्जेक्ट जो है जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हाइपोथेसिस क्या हमारी स्टेटमेंट, क्वेश्चन क्या है, वेरिएबल्स कौन कौन से हमने उसके अंदर चेक करने हैं, और कंट्रोलर एक्सपेरिमेंटर ग्रुप ऑफ द सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट हम इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। लेबॉरेटरी क्या होती है? लेबॉरेटरी वो जगह होती है जहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए जाते हैं, जहाँ पे तजर्बे किए जाते हैं कुछ कंडीशंस के अंदर। जो अच्छी लेबॉरेटरीज होती हैं वो फुली इक्विप्ड, यानी कि उनके अंदर सारा अपरेटस मौजूद होता है, वो बहुत प्रॉपरली तौर पर मैनेज की गई होती हैं, जहाँ पे टेम्परेचर भी नॉर्मल होता है, हवा भी, लाइट भी, और एक काम और क्वाइट प्लेस होती है, ताकि यानी कि एक पुरसुकून और खामोश जगह होती है जहाँ पे एक्सपेरिमेंटर ईजी आसानी से अपना एक्सपेरिमेंट और तवज्जो के साथ अपना तजुर्बा कर सके, ठीक है। क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर वो लर्निंग चेक कर रहा है, किसी की इंटेलिजेंस, किसी की सेंसेशन के, कोई कितनी जल्दी किसी चीज़ को सेंस करता है, परसेप्शन, अगर रिट्राइव करवानी है कोई चीज़, मोटिव्स, इमोशन एक्सेट्रा, ठीक है। एक्सपेरिमेंटर क्या होता है? जो डिफ़ाइन करता है, तारीफ़ करता है और अंदाज़ा लगाता है कि मसला क्या है, और वो ये देखता है कि उसकी हर मुमकिन कोशिश होती है ग्रेटेस्ट पॉसिबिलिटी इंश्योर का मतलब और भी यकीन दहानी कराता है, और उसकी हमें पूरी मुमकिन कोशिश होती है कि वो अच्छे से अच्छे या एक्यूरेट रिजल्ट्स निकाल सके, ठीक है। तो जब भी हमने किसी भी रिसर्च के लिए एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन बनाना है तो उसमें सबसे पहले हमने प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करना है, ठीक है। फिर वो कंडीशंस बतानी है जिसके अंदर आके हमने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाना है, फिर हाइपोथेसिस बनाना है, फिर ऑपरेटर सिलेक्ट करना है कि हमने कौन कौन सा ऑपरेटर इसमें इस्तेमाल करना है, ठीक है। उसके बाद हमने सब्जेक्ट कौन है जिसके ऊपर आप तजुर्बा कर रहे हो, इसको प्रॉपर आप लोगों ने हदायत बतानी कि किस तरह से आप लोगों ने इसके ऊपर कौन सा तजुर्बा कर रहे हैं और वो उसने तजर्बे में किस तरह से एक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद उसको पूरा प्रोसीजर क्लियरली बताना है कि पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है। उसके बाद पहले आपने उसको आईवी बताना है, यानी कि क्या कॉज है, फिर डीवी को, यानी कि उसकी वजह से उस पर क्या इफ़ेक्ट आ रहा है उसको आपने ऑब्ज़र्व करना है, उसका मुशाहिदा करना है, ठीक है। सब्जेक्ट की परफॉर्मेंस पे क्या इफ़ेक्ट आ रहा है,
उसके बाद आपने डाटा को टैबुलेट करना है। उसके बाद इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट जो है आपने वो सब्जेक्ट से लेनी है। इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट का मतलब होता है कि वो उस तजर्बे के बारे में क्या सोच रहा है, जो सब्जेक्ट है जिस पे आपने तजर्बा किया, और उसके बाद फिर उसको एक्स्ट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट देनी है, यानी कि आप उसके बारे में क्या सोच रहे हो। उसके बाद आपने देखना है कि आपका हाइपोथेसिस जो आपने स्टेटमेंट बनाई थी वो एक्सेप्ट हुई भी है या नहीं। उसके बाद आपने रिजल्ट्स को टेबल्स में या ग्राफ की फॉर्म में प्रेजेंट करना है। सब्जेक्ट कौन होता है जिसके ऊपर हम तजर्बा कर रहे होते हैं। हाइपोथेसिस क्या होता है, ऐसा सवाल जिसका आपने जवाब निकालना होता है। फॉर एग्जांपल आप लोग देखना चाह रहे हो कि विटामिन ई का हमारी आई साइट पे क्या इफेक्ट आ रहा है, तो आप एक क्वेश्चन या हाइपोथेसिस क्या बनाते हो। हाइपोथेसिस क्या होती है, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट, या तो वो एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट, यानी कि एक अंदाज़न आप एक जुमला लेते हो या एक स्टेटमेंट बनाते हो जिसके ऊपर आप तजर्बा करते हो कि ये बाद में एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी। ठीक है, तो आपने क्या स्टेटमेंट बनाई, विल द विटामिन ए इम्प्रूव आईसाइट, कि विटामिन ए लेने से क्या आँखों की जो बिनाई है वो इम्प्रूव होती है, यानी कि उस पर कोई असर आता है नहीं। तो उसने सब्जेक्ट की आईसाइट ली और रिकॉर्ड किया उसकी पावर ऑफ लेंस। वो डेली बेसिस पे उसको डाइट के अंदर ना विटामिन ए देता था 1 महीने तक, और फिर 1 महीने बाद उसने उसका टेस्ट लिया तो उसने देखा कि जिन लोगों को डेली बेसिस पे विटामिन ए दिया जाता था उनकी पावर ऑफ लेंस जो है वो डिक्रीज़ हुई, यानी कि उनकी आईसाइट जो है वो इम्प्रूव हुई, उनकी जो ग्लासेस का नंबर था वो डिक्रीज़ हुआ, लोअर हुआ। तो वो श्योर हो गया कि विटामिन ए जो है वो आईसाइट को इम्प्रूव करता है। तो उसका हाइपोथेसिस क्या हुआ, एक्सेप्ट हो गया कि विटामिन ए इम्प्रूव्स द आईसाइट। और इन केस अगर विटामिन ए लेने के बाद भी उसकी आईसाइट सही ना होती बल्कि और बढ़ जाती, उसकी नज़र जो है वो और ज़्यादा कमज़ोर जो रहती, तो हाइपोथेसिस क्या होता, जो स्टेटमेंट हमने बनाई थी विटामिन ए इम्प्रूव्स द आईसाइट, वो रिजेक्ट हो जाती। इसी तरह जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन बनाते हैं तो उसमें हम सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि हमारे वेरिएबल्स क्या हैं। वेरिएबल्स क्या होती हैं, चेंज इन नंबर या वेरी, जो चीज़ वेरी करे, जो चीज़ बदले। ठीक है, तो वेरिएबल्स आर चेंजेबल कंडीशंस विच अफेक्ट्स एन इंडिविजुअल बिहेवियर। ठीक है, ये वेरिएबल्स क्या होती हैं, वो कंडीशंस होती हैं जो चेंज होती रहती हैं, जो इंसान के जो रवैया होता है उस पर असरअंदाज होती हैं। वेरिएबल 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, आईवी क्या होता है, इनकी सिंपल डिफाइन अगर हम करें आईवी और डीवी को, तो आईवी इज़ द कॉज की वजूहात क्या है, और डीवी इज़ द इफेक्ट, यानी कि अगर आप किसी चीज़ का किसी सब्जेक्ट के बिहेवियर पे, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ मैं सब्जेक्ट मेरा कौन है, अस्का है, तो मैं देख रही हूँ कि इस चीज़ का यानी कि मेरी बात का अस्का के रवैये पे क्या असर आ रहा है, तो ये मेरा आईवी है। तो जो उसके ऊपर इफेक्ट आ रहा है ना डिपेंडेंट वेरिएबल, वो क्या होगा, डीवी। इज़ डैट क्वान्टिटेटिव चेंज इन सब्जेक्ट रिएक्शन और बिहेवियर अफेक्टेड बाय द आईवी, यानी कि आपके रवैये में क्या तब्दीली आ रही है, या आपके अगर आप लोग रिएक्ट कर रहे हो तो अगर उसमें कोई तब्दीली आ रही है तो वो आईवी की वजह से हो रहा है, यानी कि आईवी जो इफेक्ट कर रहा है उसकी वजह से डीवी में चेंजेस आ रही हैं। यानी कि आईवी क्या है, विटामिन ए, और डीवी क्या है, आई साइट पे इफेक्ट। तो विटामिन ए डेली बेसिस पे दे रहे हो वो कॉज है, और आई साइट जो है वो इम्प्रूव हो रही है, वो उसका इफेक्ट आ रहा है। रेलिवेंट वेरिएबल्स में वो आ जाते हैं और बहुत से फैक्टर्स जो एक सब्जेक्ट के बिहेवियर पे इफेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल विटामिन ए वाली में एग्जांपल हम ले लेके हमने ये हाइपोथेसिस बनाया था कि विटामिन ए जो है वो आईसाइट को इम्प्रूव करता है, लेकिन उसके वो जो पेशेंट है वो कुछ मेडिकेशन ऐसे ही ले रहा है जो कि उसकी ऑटोमेटिकली उसमें कोई ऐसी दवाई है जो उसके आईसाइट को इम्प्रूव कर रही है, लेकिन हमें नहीं पता। इसलिए हमने केयरफुली पहले ऑब्जर्व करना है कि वो कौन कौन सी मेडिकेशन ले रहा है। ये ना हो कि किसी और मेडिसिन की वजह से उसकी आईसाइट इंप्रूव हो रही हो और हमें लग रहा है कि हम विटामिन ए डाइट में दे रहे हैं इस वजह से हो रही है। तो ये रेलिवेंट वेरिएबल या कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स भी हो सकते हैं जो हमारे रिसर्च के रिजल्ट्स को ख़राब करते हैं। अच्छा, जब भी हमने सब्जेक्ट्स को या हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं जिनको हम अपने एक्सपेरिमेंट में इंक्लूड कर रहे हैं उनको 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक होता है कंट्रोल ग्रुप और एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप होता है जो एक नॉर्म ग्रुप होता है, उसको हमने ऐसे ऑब्जर्व करना है जैसे वो नॉर्मल कंडीशन में रहते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें हमने कोई कंडीशन नहीं लगानी होती। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को नेचुरली क्लास में लेक्चर दे रही हूँ और आपके बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रही हूँ कि आप लोग अटेंटिवली सुन भी रहे हो या नहीं। ठीक है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोगों को ऑब्जर्व किया जा रहा है और मैं आप लोगों की चेक कर रही हूँ कि कितने बच्चे गौर से मेरे लेक्चर को सुन रहे हैं या नहीं। तो ठीक है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो होता है जिसमें एक्सपेरिमेंटर आईवी से अप्लाई करता है और फिर रिकॉर्ड करता है कि उनके चेंज में क्या, उनके रवैयों में क्या तब्दीली आई है ताकि वो अपने रिजल्ट्स निकाल सके।
नेचुरली आप कभी भी किसी इंसान को बताओ ना कि मैं तुम्हें इस चीज़ में ऑब्जर्व कर रही हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो अपना रवैया बदल लेता है। तो ये होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। यहाँ पर हम फिर वही विटामिन ए वाली एग्जांपल उसने ली हुई है। उसने कहा है कि एक्सपेरिमेंटल इस हाइपोथेसिस को वेरीफाई करना चाहता है कि विटामिन ए जो आई साइट को इम्प्रूव करता है। तो वो एक ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट को लेता है जो एज में भी सेम है, सेक्स में यानी कि सारी फीमेल्स लेता है, एजुकेशन भी सब की सब जो है वो मैट्रिक की हैं, सोशो इकोनॉमिक लेवल के मिडिल स्टैंडर्ड लिया है, और उनकी रूटीन डाइट भी सबकी एक जैसी है, और उनकी पावर ऑफ लेंस जो सी है वो भी -4 थी, यानी कि सबकी आई साइड -4 तक वीक थी। उसने इस ग्रुप को इन ग्रुप को ना 2 ग्रुप में डिवाइड कर लिया, एक को कंट्रोल में और एक एक्सपेरिमेंटल में। कंट्रोल ग्रुप वाले अपनी नॉर्मल रूटीन की डाइट ले रहे थे, लेकिन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वाले भी नॉर्मल रूटीन की डाइट ले रहे थे, लेकिन उसके साथ उन्होंने विटामिन ए ऐड कर दिया, डेली बेसिस पे उनको देना शुरू कर दिया। 1 महीने बाद उसने दोनों ग्रुप्स को जो बिल्कुल सेम थे सेम कंडीशंस में इनको किया, सिर्फ उनमें फ़र्क क्या था, एक्सेप्ट दैट विटामिन ए ऑफ द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के, एक्सेप्ट का मतलब कि सिवाय विटामिन ए जो उन्होंने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को दिया था। 1 महीने बाद जब उन्होंने दोबारा उनको स्टडी किया तो उसने देखा कि जो पावर ऑफ लेंस थी ना वो कंट्रोल ग्रुप वालों की स्टिल नेगेटिव हो रही थी, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वाले थे जिनको विटामिन ए दिया गया था नॉर्मल रूटीन डाइट के साथ, तो उनकी जो लेंस की पावर थी वो -3.75 हुई। यानी कि एक्सपेरिमेंट यही शो करता है ना कि जिनको कोई ट्रीटमेंट दिया जाता है या फिर कोई एक्सटर्नल चीज़ दी जाती है उनकी नॉर्मल रूटीन से हट के, तो वो जो है वो इम्प्रूव करते हैं एज़ कम्पेयर टू कि जिनको नेचुरल कंडीशन में हम रखें। जैसे मैंने आपको बेस्ट एग्जांपल दिया कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की, कि आप अगर किसी के बारे में कहते हो कि मैं देखना चाहती हूँ कि तुम दिन में कितना गुस्सा करती हो, तो अगर मैं नेचुरल सेटिंग में देख रही हूँ तो चुप करके मैं उसको ऑब्जर्व कर रही हूँ तो वो अपना नेचुरल बिहेवियर ही दिखाएगी। लेकिन अगर मैं उसको बता दूँगी तो शायद वो सारा दिन गुस्सा ना करे, वो अपने गुस्से पर कंट्रोल कर ले। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट कंडीशंस उसको बताए बगैर उन पे टेस्ट करते हैं। एक्सपेरिमेंटल मेथड के फ़ायदे क्या होते हैं, मेरिट्स का मतलब है एडवांटेजेस क्या होते हैं। एक्सपेरिमेंटल मेथड में हमारे पास क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स आते हैं, यानी कि नंबर्स की फॉर्म में हम मेजर करके बताते हैं, ठीक है, क्वालिटेटिव नहीं होते। ये साइंटिफिक मेथडोलॉजी होती है, साइंटिफिकली हम इसके अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी कि इसमें लोगों के अपने पर्सनल लाइक डिसलाइक्स नहीं आते, क्योंकि ऑब्जेक्टिव मेथड होता है, सब्जेक्टिव मेथड नहीं होता। ऑब्जेक्टिव मेथड में हम एक पर्सन को ना न्यूट्रली डील करते हैं, जिस तरह हम मैथ में किसी चीज़ को मेजर करते हैं ना, इसी तरह हम ऑब्जेक्टिव मेथड में इंसान के जो लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं उनको नहीं देखते, ठीक है, वो हमारे रिजल्ट्स को इफेक्ट नहीं करती। लेकिन सब्जेक्टिव में अगर आप उसको कहते हो कि अपने अल्फाज में किसी चीज़ को बयान करो, तो वो तो फिर अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख देता है, तो उसमें सब्जेक्टिविटी आ जाती है। और फिर अगर आपको उसकी कोई बात अच्छी लगे या ना लगे तो आप बाइस हो जाते हो, तो उस बिना पे आप उसके मार्क्स कट आउट कर रहे हो किसी पेपर में या कुछ भी, तो वो हो जाती है सब्जेक्टिविटी रिजल्ट्स में। एक्सपेरिमेंटल मेथड आप हर किस्म के इंसानों, जानवरों, बूढ़े, बच्चे, जवान, हर नॉर्मल, एबनॉर्मल, सिंगल इंडिविजुअल या ग्रुप में रख के लोगों पे भी लगा सकते हो, ठीक है। इसमें आप एक्सट्रोस्पेक्शन और इंट्रोस्पेक्शन दोनों का यूज़ कर सकते हो। इंट्रोस्पेक्शन होता है उस सब्जेक्ट की क्या सोच होती है जिस पे आप तजुर्बा कर रहे हो उस चीज़ के बारे में, और एक्सट्रोस्पेक्शन होती है आपकी क्या सोच है उसके बारे में। ये रिज़ल्ट बहुत वैलिड होते हैं, रिलायबल, वैलिड मीन एक्यूरेट, ऑथेंटिक होते हैं, रिलायबल मीन कंसिस्टेंट होते हैं, कि जब भी इनको दोबारा रिपीट करके चेक किया जाए उन्हीं सेम कंडीशन में, तो ये वही रिज़ल्ट देंगे, ठीक है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कि बहुत महंगा मेथड है, आप इस हर एक बंदे को लेबॉर्ट्री में ले जाके उस पर असेसमेंट करके बताना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। पहले उनका कंसेंट लो, फिर उनको लेबॉर्ट्री में लेके जाओ, फिर उनको हर डेली रूटीन में उनकी डाइट चेक करो, उनको विटामिन ए भी साथ दो, फिर उनका महीने बाद असेसमेंट करो, तो इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव मेथड, ठीक है। उसके अलावा सब्जेक्ट के बिहेवियर को अननेचुरल इन्वायरमेंट में, अगर आप कह रहे हो कि आप कंट्रोल ग्रुप देख रहे हो कि नेचुरल सेटिंग में वो जैसे भी रह रहा है उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, तो ये भी एक उसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। उसके अलावा समटाइम्स सब्जेक्ट की परफॉर्मेंस जो सी होती है वो लेबॉर्ट्री में जब ले जाके हम उनको टेस्ट कर रहे होते हैं तो वो इफ़ेक्ट होती है, यानी कि वो डिस्टर्ब फील करते हैं कि ये क्या मेरे पे तजर्बे कर रहे हैं, तो इसकी वजह से भी उनके रिस्पॉन्स पे इफेक्ट आ सकता है। इसके अलावा इसका एक ये डिसएडवांटेज है कि आप उसकी इंटरनल स्टेट्स को कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। आप किसी इंसान की फीलिंग्स, इमोशन भी, किसी चीज़ को, किसी रवैये को क्या काबू कर सकते हो, आपको क्या पता वो अंदर से क्या सोच रहा है, ठीक है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये सिर्फ एक ट्रेंड एक्सपेरिमेंटली डिज़ाइन कर सकता है और वही कंडक्ट करवा सकता है कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर, कोई आम इंसान नहीं करवा सकता।
नेक्स्ट है सर्वे मेथड। सर्वे क्या होता है? आप सिंपल कहते हो कि मैं इन 100 लोगों पे तजुर्बा करना चाह रहा हूँ, ठीक है। जब इंसान के एक्सपेरिमेंटर के पास जो तजुर्बा करता है उसके पास बहुत कम टाइम होता है और बहुत कम जगह होती है और वो किसी ज़्यादातर लोगों को लेबॉर्ट्री में ले जाके इन पर तजुर्बा भी नहीं कर सकता, तो वो सर्वे मेथड का इस्तेमाल करता है। साइकोलॉजी सर्वे मेथड का इस्तेमाल कैसे करते हैं कि वो देखते हैं कि रोज़मर्रा की जो है हमारे माशरे में क्या मसले ज़्यादातर चल रहे हैं, कि डिवोर्स का रेट क्यों बढ़ रहा है, जो वायलेंस है, तशद्दुद है, वो आदमियों की तरफ से वो कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। अगर वो देखना चाह रहा है कि हमारे मज़हब के बारे में या फ़ैशन के बारे में या हुकूमत के बारे में यंग और ओल्ड पीपल का क्या व्यूज़ हैं, कंपैरेटिव स्टडी करना चाह रहा है, फ़र्क देखना चाह रहा है कि बूढ़े लोग इसके बारे में आजकल के फ़ैशन और मज़हब का जो हम लोगों ने तरीक़ाकार बनाए या हुकूमत के तरीक़ेकार हैं उनके बारे में क्या सोच है और जो बूढ़े लोग हैं उनकी क्या सोच है, ये देखना चाह रहा है। तो जब भी कोई सर्वे मेथड कंडक्ट करवाते हैं तो 6 तरह की स्टेजेस से गुजरता है। सबसे पहला है सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम और टॉपिक एंड फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस। सेकंड है प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चनर अबाउट द प्रॉब्लम। थर्ड सिलेक्शन ऑफ सैंपल। 4 इंटरव्यू। 5 टेबुलेशन ऑफ डाटा एंड 6 है कंक्लूजन। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम एंड फॉर्मेशन ऑफ द हाइपोथेसिस। ठीक है कि सबसे पहले सर्वेयर जो सर्वे करना चाह रहा है वो सबसे पहले देखता है कि उसने किस मसले पे सर्वे करना है। यानी कि वो फॉर एग्जांपल वो ये सर्वे करना चाह रहा है कि डिवोर्स रेट क्यों बढ़ता जा रहा है आजकल, ठीक है। यानी कि वो देखता है सबसे पहले कि वो किस चीज़ के बारे में जानना चाहता है। फिर वो हाइपोथेसिस बनाता है कि वाई डिवोर्स रेट इज़ गेटिंग हायर या फिर वाई वायलेंस इन मैन इज़ इंक्रीजिंग। उसके बाद वो सवालनामा सेकंड स्टेप सर्वेयर का क्या होता है कि वो क्वेश्चनर डेवलप करता है अपने टॉपिक ऑफ स्टडी के अकॉर्डिंग। तो वो देखता है कि उसमें से कौन कौन से सवाल ऐड करने हैं, शॉर्ट ऐड करने हैं, छोटे छोटे सवाल ऐड करने हैं, सिंपल हो, इजी हो, लैंग्वेज कैसी हो ताकि हर कोई इसे आसानी से समझ सके, ठीक है। अब ये नहीं कि उस इलाके के लोगों को सिर्फ उर्दू बोलनी आती है और आप इंग्लिश में टेस्ट बना रहे हो तो उसको तो समझ ही नहीं आएगी। या फिर स्वीडिश में अगर आप कोई या जर्मन लैंग्वेज में या यूनाइटेड स्टेट में अगर कोई टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हो तो आप लोगों को उसी लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ेगा जो उनको इजीली समझ आ सके। कि क्वेश्चनर बनाते वक्त उसने भी देखना है कि उसने शॉर्ट फॉर्म आंसर लेने हैं, येस नो टिक क्रॉस किस तरह से लेने हैं, ठीक है। सैम्पलिंग आ जाती है थर्ड। सैम्पलिंग क्या होती है? जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, अब आप पूरी की पूरी पॉपुलेशन को तो नहीं ले सकते। अब हमारी कितने करोड़ आबादी पे तो सैंपल वो नहीं ना कर सकते सर्वे, इसलिए आप उसमें से एक सैंपल सिलेक्ट करते हो जो तो पूरी दुनिया है, पूरी पॉपुलेशन, पूरे लोग हैं हमारे एरिया में, वो हमारी पॉपुलेशन होगी। उसके अंदर से जो चंद लोग आप सिलेक्ट कर रहे होगे वो सैम्पलिंग होगी। तो सैम्पलिंग जो सी होती है वो उस पूरी पॉपुलेशन को बाद में रिप्रेजेंट करेगी कि अगर 300 लोग ऐसा सोचते हैं तो इस आबादी के सारे लोगों की यही सोच होगी। तो सब इसमें डिफरेंट किस्म के आप सैम्पलिंग मेथड यूज़ करते हो कि अगर आप फॉर एग्जांपल फाइल सैम्पलिंग यूज़ कर रहे हो, जैसे कि आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के या इंस्टीट्यूट के नाम लिख लेते हो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में और फिर रैंडमली उसमें से पहला 10वां और 20वां नंबर चूज़ कर लेते हो, ये होती है फाइल सैम्पलिंग। इस तरह कोटा सैम्पलिंग में आप ले लेते हो डिफरेंट ऑक्यूपेशन के लोग, जैसे आप कहते हो 20% मैं वकील ले लेता हूँ, 50% टीचरें ले लेती हूँ और 100% जो है वो मैं लॉयर्स ले लेती हूँ एंड सो ऑन, ठीक है। एरिया सैम्पलिंग में आप एक एरिया सेलेक्ट कर लेते हो। फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि मैंने हर 5वें शहर के 5वें गांव का 5वां घर जो है उस पर ये उससे सर्वे करवाना है। यानी कि रैंडमली आप पहले वो सारे जो विलेजेस हैं, सिटीज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट्स और प्रोविंसेस उनके नाम लिख लेते हो। उसके बाद आप हर 5वें शहर का 5वां गांव और उसी का 5वां घर जो है वो उठा लेते हो, ठीक है। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग आप जो है वो सैंपल किस तरह लेते हो कि आप लोग डिफरेंट स्टेटस बना लेते हो, जैसे सेक्स की बेस पे कि मेल फीमेल ट्रांसजेंडर लेने हैं, रीजन की बेस पे कि वो कौन से एरिया में रह रहे हैं, कोस्टल या फिर विंडी एरियाज़ कहाँ रह रहे हैं, ठीक है। और ग्रेड, यानी कि अगर आप किसी क्लास का ले रहे हो तो ग्रेड की बेस पे कि आपने A+ और B+ और B वाले बच्चे लेने हैं, ठीक है। उसके बाद फोर्थ में आप इंटरव्यू करते हो। इंटरव्यू में आप ऐसे करते हो कि हर इंसान से इंडिविजुअली का मतलब एक एक बंदे से वर्बली तौर पर पूछ कर सवालों के जवाब लेते हो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द इंटरव्यू शेड्यूल, यानी कि जो आपने अपने इंटरव्यू का शेड्यूल बनाया जिसमें आपने क्वेश्चनर तैयार किया होता है, ठीक है। आप उन सब्जेक्ट्स को क्वेश्चनर देते हो और फिर उनसे येस या नो की फॉर्म में आंसर देते हैं, मल्टीपल चॉइस की फॉर्म में, कि आप कहते हो कि इन 4 ऑप्शंस में से एक आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है।
फिर आप क्या करते हो, टेबुलेशन एंड एनालिसिस ऑफ द डाटा। ये जो आपके पास यस या नो की फॉर्म में जो आंसर आए होते हैं, आप उनको स्टैटिस्टिकली रेंज करते हो और परसेंटेजेस निकालते हो उनकी क्वेश्चन वाइज, फिर उसको डिफरेंट फॉर्म में जो है वो टेबुलेट करते हो, ठीक है, ताकि आप लोग एक कंक्लूजन निकाल सको, एक उसके ऊपर तज्जिया कर सको, ठीक है। और सर्वे के एंड पे आप क्या करते हो, कंक्लूजन ड्रा करते हैं, यानी कि एक नतीजा खस करते हो और उसके बाद देखते हो कि आपका सर्वे जो है वो एक्यूरेट है, उसकी वैलिडिटी यानी कि जो आप नतीजा निकालते हो उसकी वैलिडिटी को असेस करते हो, एक्यूरेसी देखते हो कि क्या आपने जो नतीजे निकाले हैं वो ठीक आए हैं।